नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल मंजुल कैरियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग बताते चले आ रहे हैं कि आज ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा WCS ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग PYQ के रूप में आप लोगों को और भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वो जो क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी उसको आप सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वो इन सभी पीडीएफों को देखते हुए हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस पीडीएफ के अंदर हम लोग लेके आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 4 से 5 पीडीएफ में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है अगर होगा तो हम लोग मैराथन क्लास भी आपका जिस दिन एग्जाम से पहले करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और जो हमारी ये क्लास है, हम आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपनी क्लास में फोकस करते हैं। आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है ना। और इस चैप्टर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो चैप्टर नेम है उसमें से ऊष्मा, तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और सरल मशीनों, इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। इनको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में लाए हुए हैं और जल्दी से जल्दी आपके आज ये आपका जो कोर्स है ये खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चनों पर आधारित आपकी चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। ठीक है ना। चलते हैं अपने इस चैप्टर पर। आपका जो चैप्टर है इसका पहला क्वेश्चन है, मशीन का यांत्रिक लाभ ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। मशीन का जो यांत्रिक लाभ होता है उसे ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो W/P, यानी कि वेट अपान क्या होता है, वेट अपान पावर, या कह सकते हैं हम लोग जो हमारा भार है वो आपके फोर्स के डिवाइडेशन पे होता है, वो हमारा यांत्रिक लाभ मशीन के रूप में निकाला जाता है। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होती है। यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती है। उसका कारण ये होता है, दोनों जो हम लोग भाग दिलाते हैं वो दोनों चीजें एक संख्यात्मक वैल्यू के रूप में होती हैं और ये हमारे संख्यात्मक वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले इस पेन का जो हम लोग कलर है उसको चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोड व लोड द्वारा चालित दूरी का गुणनफल कहलाता है। लोड व लोड द्वारा चालित दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है आपका। निम्न पुट, अपर पुट, आउटपुट या इनपुट। ये कहलाता है आपका आउटपुट। क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ये हमारे लोड की भुजा जो होती है, कहते हैं लोड इनटू लोड भुजा द्वारा, मतलब जैसे संचालित चालित दूरी का गुणनफल क्या है वो होता है आउटपुट के रूप में हम लोग इसको काउंट करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। बेल क्रैक उत्तोलक में भुजाएं कितने कोण पर मुड़ी होती हैं। तो बेल क्रैक जो आपका उत्तोलक होता है इसमें सभी भुजाएं जो होती हैं वो 90 अंश के एंगल पर मुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम लोग आपके देखते हैं जो तराजू है इसमें भी आपकी जो भुजाएं हो वो कितने अंश पर मुड़ी हुई होती हैं, तो वो 90 अंश के एंगल पर मुड़ी हुई होती हैं, है ना। ऐसे ही आपका जो बेल क्रैक होता है इसमें भी जो भुजाएं होती हैं वो कितने अंश के कोण पर मुड़ी होती हैं, वो 90 अंश के कोण पर मुड़ी होती हैं, है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर ई में लिख लीजिएगा, 90 अंश के कोण में मुड़ी होती हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है आपका जो उदाहरण है वो चिमटा होता है। चरौता आपका दूसरी श्रेणी का है और यहाँ पर जो कैंची है ये पहली वाली श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है ना। जो हमारा कैंची है वो पहली प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, चिमटा हमारा तीसरी प्रकार का है और स्रोता हमारा दूसरी प्रकार का है, और हैंडपंप का हत्था जो होता है वो भी हमारा दूसरी प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है ना। यानी कि ये हमारा दूसरे प्रकार का, कैंची हमारी पहली प्रकार की और स्रोता हमारा दूसरे प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, और चिमटा जो हमारा राइट आंसर है वो तीसरे प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण होता है ना। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मशीन पर लगाया गया पहला बल
वेग कहते हैं, यह प्रयास होता है, भार होता है, वेगानुपात होता है, क्षमता होता है। तो ये आपका किस आधार पर मापा जाता है? तो बल वेग कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग। ये जो आपका प्रयास होता है उसे ही हम लोग किस रूप में कहते हैं? तो ये पहला बल वेग कहते हैं इसी को, आपका जो प्रयास होता है, ठीक है ना, एफर्ट को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। रेजिस्टेंस के संयोग के दो प्रकार हैं, एक सीरीज तो दूसरा क्या है? आपके दो प्रकार होते हैं रेजिस्टेंस के जोड़ने के। तो एक पहला होता है आपका अगर सीरीज, तो दूसरा होता है समांतर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है बच्चों। चलते हैं हम लोग इनको अगर समझना चाहें आप लोग, तो सीरीज का जो फार्मूला होता है, सीरीज में अगर हम लोग को आर टोटल काउंट करना है, उसके लिए होता है आर टोटल इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। आप कितना भी आप इसमें रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो सभी इसी प्रकार जुड़ते चले जाएंगे। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा RT इक्वल टू हो जाता है, इसको हम लोग चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 अपान RT इक्वल टू होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डॉट डॉट। ये भी हमारे कितने भी जो रेजिस्टेंस है वो जुड़े हुए होंगे अगर समांतर क्रम में, तो उनको इस प्रकार से ऐड करके हम लोग इनकी सॉल्विंग कर करके टोटल रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, ठीक है ना। उसी के लिए हमसे जो पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है बच्चों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय शक्ति की इकाई होती है, विद्युतीय शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होता है। ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। ओम जो होता है किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस आर का मात्रक होता है। धारा में किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। जूल आपका कार्य का भी कह सकते हैं, यह हमारी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर होता है, तो दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, उन दोनों के बीच में अंतर जो होता है वो 4 mm का रखा जाता है। कोई अगर ट्रांसफार्मर है ना, इसमें भी आपका एक वो रखा जाता है कि अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो प्लस माइनस 2 का अंतर रखा जाता है mm में। अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो वो 2 mm का होता है अंतराल। अगर वो बड़ा ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा, तो उसमें से जो आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अंतर रहेगा वो 6 mm तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, पहिया और धुरी का वेगानुपात का सूत्र क्या होता है? पहिया और धुरी का वेगानुपात का जो फार्मूला होता है वो तो एक, या तो ये बनता है कैपिटल R अपान स्मॉल r, है ना, VR इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r होता है, या तो फिर वेगानुपात का जो फार्मूला बनता है VR इक्वल टू वो बनता है जाकर, हालांकि इसमें से न तो दूसरा फार्मूला मिल रहा है ना तो पहला, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर फिलहाल हम लोग दे सकते हैं R अपान स्मॉल r, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कैपिटल अपान R स्मॉल r, या फिर इसको हम लोग कैपिटल D अपान स्मॉल d के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो आपका क्या बोलते हैं इसको, खर्च बोलते हैं या फनी यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि इसको वहां पर जो हिंदी लैंग्वेज है वहां पर बोला जाता है वेड्ज, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वहां पर इसको फच्चर बोला जाता है, ठीक है ना। जो फच्चर होता है का यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है? तो फच्चर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ये मजबूती देने के लिए करते हैं। इसका आगे का जो हिस्सा होता है वो नुकीला होता है ना। उसी को एंगल के रूप में हम लोग जब त्रिकोणमिति में मापते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है तो वो होता है 1/2 sin θ/2, है ना। ये होता है आपका 1/2 sin θ/2 होता है। इसके आधार पर इसका यांत्रिक लाभ का वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है ना, किसका? फच्चर का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वेगानुपात का सूत्र क्या होता है? तो वेगानुपात इक्वल टू होता है D अपान स्मॉल d, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, और ये इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है? पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें वो प्रवाहित धारा का विरोध करता है? ये आपका गुण कहलाता है प्रतिरोध, है ना। और विद्युत
विद्युत आपकी ये प्रवाहित होती है एक वायर में से, है ना। विभव, ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने में एक बल देता है ना। ये हमारा विभव होता है। विभवांतर, दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है ना, उनको क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोड गुणे लोड भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास भुजा। सिद्धांत है भार का, वेग का, लोलक का, उत्तोलक का, चाल का। तो ये आपका जो होता है ये उत्तोलक का होता है। ये सिद्धांत किसका होता है, तो ये उत्तोलक का सिद्धांत होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। पिच बार किस श्रेणी का उत्तोलक है। जो आपका पिच बार होता है इसका उत्तोलक जो श्रेणी होती है ये पहले प्रकार का उत्तोलक होता है। पिच बार जो उत्तोलक होता है ये किस प्रकार का होता है या किस श्रेणी में आता है, यह आपका श्रेणी मतलब पहली श्रेणी में आता है ना, यानी कि पहले प्रकार का आपका उत्तोलक होता है पिच बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका किसी मशीन में घर्षण के द्वारा प्रयास के घटने पर सूत्र क्या बनता है। ये होता है वी आर इक्वल टू पी वी डब्ल्यू अपॉन पी, क्या हो जाता है डब्ल्यू अपॉन पी। वी आर इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन पी, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका दक्षता को प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है। अगर दक्षता को आपको प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो ये केवल ऑप्शन डी में 100 का मल्टीप्लाई है और वी आर अपॉन एम ए होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लीवर आपके आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है लीवर। लीवर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब इसका लीवर का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो होता है भार गुणे भार भुजा बराबर होता है आयास गुणे आयास भुजा, और ये आपका लीवर का सिद्धांत कहलाया जाता है। और अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट का मान बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 3.4 एचपी के। कितने 3.4 एचपी के, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसको हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं 1 किलोवाट बराबर, सबसे पहले एक वाट बराबर 746 हॉर्स पावर के होता है ना। 1 वाट बराबर कितने के होता है 746 वाट हॉर्स पावर के होता है, एचपी के होता है ना। 1 वाट बराबर कितने हॉर्स पावर के होता है 746 वाट हॉर्स पावर के होता है। रुक जाना। 1 किलोवाट का मान बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 746, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 एचपी बराबर होता है एचपी इक्वल टू होता है 746 एचपी वाट के, है ना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के होता है, ठीक है ना। अब यहां से अगर पूछा जाए 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1.34 हॉर्स पावर के, ठीक है ना। ये आपका होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। बॉडी के हार्डनेस या कोल्डनेस के माप को कहते हैं। अगर कोई बॉडी है उसकी हार्डनेस या कोल्डनेस, हार्डनेस का मतलब है आपके हीट का, या कोल्डनेस यानी कि ठंडेपन से, है ना। ये किसके मापने से जाना जाता है, तो ये टेम्परेचर मापन से संबंधित है आपका, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 20 सेंटीमीटर लंबी एक क्षण को 20 अंश सेंटीग्रेड से 100 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है यदि ताप में वृद्धि, यानी कि ताप नहीं है, यहां पर लंबाई की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि 0.15 सेंटीमीटर हो तो क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर आपको रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर अल्फा पूछा जा रहा है तो आपको दिया क्या क्या है ये हम लोग देख सकते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा 100 - 20 इक्वल टू 80 अंश सेंटीग्रेड,
ठीक है ना। डेल्टा टी आ गया और डेल्टा यल कितना आएगा, तो डेल्टा यल आपको दिया हुआ है, कितना है, डेल्टा यल इक्वल टू है आपका 0.15 और केवल यल इक्वल टू यानी कि स्मॉल यल इक्वल टू कितना है, वो है आपका 20 सेंटीमीटर। अब आपको अगर फार्मूला पूछा जाए तो अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा यल यानी कि 0.15 अपान यल इंटू यानी कि 20 गुणे डेल्टा टी यानी कि 80, ठीक है ना। और हम इनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर है अभी 15, इसमें लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -2 अपान 16 इंटू 10 की पावर 2। और जो हमारा 10 की पावर 2 नीचे है, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो हमारी इस प्रकार संख्या बन जाएगी 15/16 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना। अब अगर हम 16 का 15 में डिवाइड करें तो एक बार जाएगा नहीं पहले तो, फिर इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 150 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 16 का डिवाइड करें तो अगर कितनी बार जाएगा, 16 नहीं है 144, 16 दहाओं में 160 यानी कि 9 बार चला जाएगा और 0.9 करके इसका वैल्यू आएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली 9 के रूप में दिया जा रहा है, 9 टू 144 और फिर इसके बाद बचेगा कितना, 6, 60 हो जाएगा, है ना। और 16 दूना 32, 16 ते 48, तो 3 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल इसमें से दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 9.375 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये इतने की सॉल्विंग कर लीजिएगा, ये आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से उपकरण का प्रयोग 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान मापने के लिए करते हैं। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान जो मापने के लिए हम युक्ति का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर यंत्र का उपयोग 350 से ऊपर का टेम्परेचर मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करने का फार्मूला निम्न में से कौन सा होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है तो हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है C/5 इक्वल टू यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल टू रोमर/4 इक्वल टू केल्विन -273/5, ठीक है ना। ये आपस में इन चारों का संबंध होता है और यहां पर जो हमसे पूछा जा रहा है वो है आपका फिलहाल C/5 होता और F -32 होता, अपॉन में 9 होता, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ये संबंध दर्शा रहा है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 अंश सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो 10 अंश सेंटीग्रेड की जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो सेंटीग्रेड की जगह पे 10 आ जाता है और अपान में 5 होता है, बराबर फ़ारेनहाइट -32 अपान कितना 9। और जैसे ही हम लोग इसको कट करते हैं कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 18 आ जाता है, ठीक है ना, 18 आ जाता है। तो F -32 इसको हम लोग अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये ऐड होगा, कितना बन जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 2 में से 8 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 50 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बच्चों होता है ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम पानी में 30 अंश सेंटीग्रेड ताप पर 50 ग्राम गर्म इस्पात डालने पर तापमान 50 डिग्री होता है। यदि इस्पात की विशिष्ट ऊष्मा 0.15 है तो इस्पात का ताप कितना होगा। अब यहां पर आपको पहले से पता है कि जो हमारा पानी है वो कितना है, वो 120 ग्राम है,
30 अंश का पहले टेम्परेचर था, अब कितना हो गया है 50 अंश सेंटीग्रेड का पानी का। और जो हमारा इस्पात है वो 50 ग्राम का था, है ना। और इसका जो प्राथमिक टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका सेकेंडरी टेम्परेचर हमको नहीं पता है। इस्पात का तापमान कितना होगा वही हमको पता करना है, विशिष्ट ऊष्मा इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। पानी का विशिष्ट ऊष्मा सब लोग जानते हैं, यस बराबर कितना होता है इसका, जल का विशिष्ट ऊष्मा यस से दर्शाया जाता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, एक होता है ना, एक होता है प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है। और चलते हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले ms डेल्टा टी, ये इसका होता है फार्मूला। ये हो जाएगा हमारे वाटर के लिए, इसको 1 के रूप में रख लेते हैं। और हमारा जो इस्पात है उसके लिए किसके रूप में रखते हैं, तो 2 के रूप में रख लेते हैं, है ना, डेल्टा T2, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो M1 यानी कि पानी का, यानी कि 120 ग्राम इंटू इसका जो यस होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना, इंटू डेल्टा टी का वैल्यू दिया जा चुका है 50 और 30, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, इक्वल टू M2 का वैल्यू कितना है, तो 50 ग्राम है ना। और इंटू में S2 का मान कितना है वो दिया गया है 0.15 इंटू, अब हमको टेम्परेचर ही तो इसका पता करना है। एक टेम्परेचर पता है और दूसरा टेम्परेचर हमको पता करना है, यानी कि T2 हमको पता करना है। तो T2 का मान पता करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा T2 यानी कि TP कर लेते हैं -50, जो कि हमको पहले दिया गया था। ये टेम्परेचर हमारा पानी का भी है और ये पानी का दूसरा टेम्परेचर है, यानी कि सेकेंडरी टेम्परेचर है ना। और जबकि लिए यही हमारा जो इस्पात है उसके लिए प्राथमिक टेम्परेचर का काम करेगा, वो हमारा 50 है, ठीक है ना, 50 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर हम देखें तो कहीं पर अभी हमारा जो 50 है वो लेस होता है, कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से अगर कट करें तो हमारा 120 को कट करेगा, कितना आ जाएगा, 5 9 10, 5 को 20, 24 आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग 15 को इसमें से डिवाइड में भेजते हैं, तो 24 दूना 48 यानी कि 48/0.15 इज इक्वल टू T माइनस TP माइनस 50। अब हमारा जैसे ही ये वैल्यू आता है ऊपर हम मल्टीप्लाई में 100 रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसको 5 से कट करें, 5 3 15 और ये कट करेंगे तो 5 20 500, और अगर 3 से इसको कट करें तो 3 1 3 3 18, ठीक है ना। 16 3 48, 16 आ गया, 16 का 2 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई करने से हमें प्राप्त होगा 16 0 0, 16 दूनी 32, 320 में प्लस करें 50 तो हमें प्राप्त हो जाएगा TP का मान, है ना। तो 320 में जैसे ही ऐड करेंगे 50 तो हमें 370 वैल्यू प्राप्त होगी, जो हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। अतः बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है ना। कितना आता है, तो 370 अंश सेंटीग्रेड आता है इसका सेकेंडरी टेम्परेचर किसका, इस्पात का, ठीक है। और ये भी PDF आप लोगों की कंप्लीट होती है। और ये आपका जो WCS का लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसका जो PDF है हम आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं, है ना, 15 पेज का PDF है इसका। और ये PDF आप सभी लोगों को प्राप्त करने के लिए ये QR कोड को स्कैन करना होगा और सभी पूरे क्वेश्चनों की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। और फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को ये हमारा जो कोर्स चल रहा था इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सभी के सभी क्वेश्चनों पर बात चर्चा कर चुके हैं और ये आपका खत्म होता है आज से। अब हम लोग जो बात अगली बार जुड़ेंगे तो नए PDF के साथ जुड़ेंगे और वहां पर हमारे पास एक चुनिंदा क्वेश्चन होंगे आपके लिए, है ना, जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। और इसी चर्चा के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद।